Good evening everyone. My name is Neha Pandey, Assistant Professor, Department of Agricultural Extension from चौधरी चरण सिंह PG College इटावा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं AG 1005 रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के 15 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। क्योंकि ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत BSc AG फर्स्ट सेमेस्टर के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं और दूसरे वे सभी स्टूडेंट्स जो रूरल सोशियोलॉजी का कोर्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अतः डिस्कशन से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कम्युनिटी डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय, भारत में सामुदायिक विकास प्रारंभ किया गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1972। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1952। और यदि हम डेट की बात करें तो 2 अक्टूबर 1952 में भारत सरकार के द्वारा कम्युनिटी डेवलपमेंट मतलब सामुदायिक विकास प्रारंभ किया गया था। बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट टर्म है, इसकी उत्पत्ति 1948 में इंग्लैंड से हुई। भारत में ग्रामीण जीवन के विकास के लिए विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा अथक प्रयास किए गए, जिससे ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। अतः विकास की इस अवधारणा को ध्यान में रखकर ही स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लाइफ, कि हम किस तरीके से ग्रामीण और नगरीय जीवन को विभेदित कर सकते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फैमिली, परिवार के प्रकार के आधार पर। ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के आधार पर। ऑप्शन सी ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, कौशल के आधार पर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त सभी। तो देखिए, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, मतलब हम परिवार के प्रकार, व्यवसाय, कौशल, इन तीनों के आधार पर ग्रामीण और नगरीय जीवन को विभेदित कर सकते हैं। यदि हम परिवार के प्रकार के आधार पर ग्रामीण और नगरीय जीवन को विभेदित करें तो हम देखेंगे कि ग्रामीण जीवन में अधिकतम संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, जबकि नगरों में एकाकी परिवार देखने को मिलते हैं। और अगर हम व्यवसाय की बात करें तो ग्रामीण लोग अधिक से अधिक कृषि कार्य से जुड़े होते हैं, अन्य धंधों में कम लगे होते हैं, जबकि नगरों में सभी प्रकार के कार्य देखने को मिलते हैं। जैसे लोग सर्विस भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, उद्योग धंधे भी स्थापित करते हैं, मजदूरी, श्रम आदि अनेक कार्य करते हैं। और अगर कौशल के क्षेत्र की बात की जाए तो नगरों के लोग ग्रामीण लोगों की अपेक्षा तकनीकी शिक्षा से अधिक जुड़े होते हैं, जिससे नगरीय लोगों में कौशल का विकास अधिक होता है। तो इस तरीके से ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन के आधार पर हम ग्रामीण और नगरीय जीवन को विभेदित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ रूरल कम्युनिटी मेंटेन्स, एक ग्रामीण समुदाय रखता है, क्या रखता है? ऑप्शन ए इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजियन, धर्म का महत्व।
ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा की उपस्थिति। ऑप्शन सी सिंपल एंड सिंपल लाइफ, सादा एवं सरल जीवन। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ग्रामीण समुदाय अपने धर्म जाति प्रथा को महत्व देने के साथ साथ सरल एवं सादा जीवन व्यतीत करने पर बल देता है। ठीक है, इस तरीके से यहां जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 4, एट्रीब्यूट्स ऑफ ए लीडर। एक नेता के गुण हैं, कौन कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन ए कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ऑप्शन बी करेजियस, साहसी। ऑप्शन सी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, एक नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए, इसी के साथ साथ उसका साहसी एवं बुद्धिमान भी होना आवश्यक है। अगर हम आत्मविश्वास की बात करें तो नेता में आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने विचारों को सही तरीके से लोगों के समक्ष रखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ नेता का साहसी होना भी जरूरी है, अर्थात विपरीत परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। लोगों के हित से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं से उसे समय समय पर अवगत होते रहना चाहिए, अर्थात सही और गलत में फर्क करने का गुण उसमें नेता में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से नेता का बुद्धिमान होना भी जरूरी है। तो यहां दिए गए ऊपर के तीनों विकल्प सही होंगे और राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कोऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष सहयोग पर आधारित है? तो पहला ऑप्शन है फैमिली, परिवार। दूसरा ऑप्शन है पार्लियामेंट, संसद। ऑप्शन सी गवर्नमेंट, सरकार। ऑप्शन डी विलेज, गांव। तो देखिए, यहां जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए फैमिली। क्यों? फैमिली प्राथमिक समूह के अंतर्गत आती है। प्राथमिक समूह वे समूह होते हैं जिनकी विशेषता घनिष्ठ सहयोग है, जबकि पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, विलेज सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें गौण समूह के नाम से भी जाना जाता है, और यह अप्रत्यक्ष सहयोग से जुड़े होते हैं। इस तरीके से यह राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फैमिली या परिवार। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर एन इंस्टीट्यूशन। कौन एक संस्था है? ऑप्शन ए फैमिली, परिवार। ऑप्शन बी रिलीजियन, धर्म। ऑप्शन सी स्कूल या विद्यालय। ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। कौन एक संस्था है? देखिए, संस्थाएं वे होती हैं जो मानव की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, जिन्हें समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जैसे परिवार, धर्म, स्कूल आदि। ये सभी संस्थाएं हैं। सबसे पहले यदि हम परिवार को लें तो हम कह सकते हैं कि परिवार एक संस्था है। जैसे जब बच्चे का जन्म होता है तब वह सबसे पहले अपनी माँ, फिर धीरे धीरे परिवार के अन्य सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करता है, अतः परिवार में रहकर उसका समाजीकरण होता है। दूसरे, जब बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है तब वह स्कूल में अन्य बाहरी लोगों से संपर्क स्थापित करता है। तीसरे, यदि हम धर्म की बात करें तो धर्म का तात्पर्य धारण करने से है। वे मान्यताएं, वे धारणाएं जो पवित्र हैं और जो लोगों को आपस में जोड़ती हैं, धर्म कहलाती हैं। धर्म एक एकल नैतिक समुदाय है। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर के तीनों ऑप्शन सही होंगे और जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, मतलब निम्नलिखित में कौन सामाजिक ढांचे की इकाई है? ऑप्शन ए इंस्टीट्यूशन संस्था, ऑप्शन बी ग्रुप समूह, ऑप्शन सी एसोसिएशन संगठन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, सोशल स्ट्रक्चर को सोशल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अभिप्राय सामाजिक इकाइयों की क्रमबद्धता से है। संस्था, समूह, संगठन आदि प्रतिमानों की क्रमबद्धता का अध्ययन हम सामाजिक संरचना के अंतर्गत करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस विच, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंस सोसाइटी, सामाजिक प्रभाव से चलने वाली, ऑप्शन बी कंटिन्यूअस थ्रू लाइफ, जीवन पर्यंत चलने वाली, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई सही नहीं है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है। इस प्रक्रिया के अभाव में व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। समाजीकरण से न केवल मानव जीवन का प्रभाव अखंड तथा सतत रहता है, बल्कि इसी से मानवोचित गुणों का विकास होता है। इस प्रकार से समाजीकरण निरंतर अर्थात सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी कंटिन्यूअस थ्रू लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9, फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परिवार एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए फॉर्मल ग्रुप, औपचारिक समूह का, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ग्रुप, अनौपचारिक समूह का, ऑप्शन सी प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह का, ऑप्शन डी सेकेंडरी ग्रुप। तो देखिए, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राथमिक समूह, या आप कह सकते हो प्राइमरी ग्रुप। फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप। यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक समूह से तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषता क्या होती है? घनिष्ठ सहयोग है। हाँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी प्राथमिक समूह या प्राइमरी ग्रुप। और अगर हम फॉर्मल ग्रुप की बात करें तो औपचारिक समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित होते हैं, जिसमें नियम निर्धारित एवं क्रमबद्ध होते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप, अनौपचारिक समूह, ऐसे समूहों का निर्माण स्वतः हो जाता है, नियमों में बंधे नहीं होते हैं, जैसे खेल का समूह। ऑप्शन डी द्वितीयक समूह या सेकेंडरी ग्रुप, बड़े पैमाने में संगठित समूह मुख्यतः गौण समूह कहलाते हैं, जो कि स्वार्थ सिद्धि के निमित्त एकत्रित होते हैं। हाँ, इस तरीके से यहां जो राइट आंसर है फैमिली इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सहकारी समिति एक उदाहरण है। ऑप्शन ए फॉर्मल ग्रुप, औपचारिक समूह का, ऑप्शन बी इनफॉर्मल ग्रुप, अनौपचारिक समूह का, ऑप्शन सी प्राइमरी ग्रुप, प्राथमिक समूह का, ऑप्शन डी सेकेंडरी ग्रुप, द्वितीयक समूह का। तो देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी लोगों का एक संघ है जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं। ठीक है, और औपचारिक समूह के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए फॉर्मल ग्रुप।
जैसा कि फॉर्मल ग्रुप, ये समूह किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु निर्मित होते हैं। इन समूह के कुछ आदेश व निर्देश भी होते हैं। जब इनके उद्देश्य अथवा स्वार्थों की पूर्ति हो जाती है तो ऐसे समूह टूट भी जाते हैं। ठीक है, तो जो यहां जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, फॉर्मल ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 11, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन बी, नॉलेज साइकोलॉजी, ज्ञान मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, मेडिकल साइकोलॉजी, चिकित्सीय मनोविज्ञान। ऑप्शन डी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, विकास मनोविज्ञान। मतलब द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, मनोविज्ञान की वह शाखा जो ज्ञान प्रक्रिया से संबंधित है क्या कहलाती है? तो यहां जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नॉलेज साइकोलॉजी, ज्ञान मनोविज्ञान। ठीक है, और अगर हम एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की बात करें तो मानव व्यवहार का नियंत्रित परिस्थितियों में अध्ययन करने वाला विषय प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी कहलाता है। मानव व्यवहार पर औषधियों के प्रभाव का अध्ययन चिकित्सीय मनोविज्ञान में किया जाता है, जिसे हम मेडिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। व्यक्ति के व्यवहार का विकास के प्रति मनोवैज्ञानिक अध्ययन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या विकास मनोविज्ञान में किया जाता है। लेकिन यहां जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉलेज साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्रधानमंत्री एक उदाहरण है, किसका है? ऑप्शन ए, रिलीजियस लीडर, धार्मिक नेता का। ऑप्शन बी, ट्रेडिशनल लीडर, पारंपरिक नेता का। ऑप्शन सी, पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता का। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल लीडर। इस तरीके से ऑप्शन सी, पॉलिटिकल लीडर, राजनीतिक नेता सही होगा। ठीक है, राजनीतिक नेता जिसका संबंध राजनीति के क्षेत्र से होता है, ऐसे नेता राजनीति में ज्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, और अगर हम रिलीजियस लीडर या धार्मिक नेता की बात करें तो वह नेता जिसे धर्म विशेष के आधार स्वरूप संचालन का अधिकार प्राप्त होता है उसे हम धार्मिक नेता कहते हैं। नेता की शक्तियां पुरानी परंपराओं पर आधारित होती हैं, उसे हम पारंपरिक नेता या ट्रेडिशनल लीडर कहते हैं। और यहां पे जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन सी, पॉलिटिकल लीडर। क्वेश्चन नंबर 13, साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड। मनोविज्ञान प्रथम बार परिभाषित किया गया, किस फॉर्म में किया गया? पहला ऑप्शन है साइंस ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन बी, साइंस ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का विज्ञान। ऑप्शन सी, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का विज्ञान। ऑप्शन डी, साइंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस, अचेतना का विज्ञान। तो देखिए, मनोविज्ञान प्रथम बार आत्मा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। मनोविज्ञान को आत्मा के रूप में अध्ययन करने वाले मुख्य दार्शनिक प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे थे, जो कि यूनान के निवासी थे। लेकिन आत्मा के आधार पर मनोविज्ञान की यह परिभाषा अधिक समय तक नहीं रही। 16वीं शताब्दी तक ही इसका अस्तित्व रहा। फिर ग्रीक दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन के विज्ञान के रूप में अध्ययन किया। ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर होगा कि मनोविज्ञान प्रथम बार परिभाषित किया गया, तो आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान प्रथम बार परिभाषित किया गया। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, आउटगोइंग, फ्रेंडली एंड वर्बल ट्रेड्स आर। निर्गामी, मैत्रीपूर्ण तथा वाचाल लक्षण है, किसके लक्षण है? ऑप्शन ए, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी के। ऑप्शन बी, एक्सट्रोवर्ट,
बहिर्मुखी के, ऑप्शन सी एम्फोटेरिक और एम्बिवेलेंट या उभयमुखी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी वे व्यक्ति होते हैं जो व्यवहार में कुशल, सामाजिक, यथार्थवादी, मिलनसार एवं भावना प्रधान होते हैं। अपने कार्य के साथ ही अन्य लोगों के कार्यों में भी पूर्ण सहयोग करते हैं, अतः निर्गामी, मैत्रीपूर्ण तथा वाचाल लक्षण वाले होते हैं। जबकि इंट्रोवर्ट इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्रियाशील कम और चिंतनशील अधिक होते हैं। ये सामाजिक भी कम होते हैं, निर्णय लेने में पर्याप्त सोचते हैं, जैसे लेखक, कवि, वैज्ञानिक। और जो एम्बिवेलेंट टाइप के हैं, जो उभयमुखी हैं, इन व्यक्तियों में अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ये एकांत प्रिय भी होते हैं, इसी के साथ साथ सामाजिक भी होते हैं। ये अपने कार्य में चतुर और अपने से जुड़े कार्य में भी पूर्ण रुचि लेने वाले होते हैं। इस तरीके से यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एक्सट्रोवर्ट। आउटगोइंग, फ्रेंडली एंड वर्बल ट्रेंड्स आर ऑप्शन बी एक्सट्रोवर्ट। क्वेश्चन नंबर 15, फिल अप द क्वेश्चंस ऑफ द शेड्यूल हिमसेल्फ। अनुसूची के प्रश्नों को स्वयं भरता है। कौन भरता है? ऑप्शन ए रिसर्चर, शोधकर्ता, ऑप्शन बी रेस्पोंडेंट, प्रतिवादी, ऑप्शन सी फ्रेंड, मित्र, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिसर्चर, क्योंकि रिसर्चर ही अनुसूची के प्रश्नों को स्वयं भरता है। ठीक है, सबसे पहले रिसर्चर कौन है? वह व्यक्ति जो शोध का कार्य करता है, रिसर्चर कहलाता है। जो साक्षात्कार लेने का काम करता है, प्रश्न पूछता है, ठीक है, उसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रिसर्चर, शोधकर्ता। ऑप्शन बी की अगर बात करें, देखिए यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रिसर्चर। लेकिन अगर हम रेस्पोंडेंट कौन होते हैं उसकी बात करें तो रेस्पोंडेंट को हम प्रतिवादी भी कहते हैं। वह व्यक्ति जिससे प्रश्न पूछा जाता है उसे हम क्या बोल रहे हैं? रेस्पोंडेंट बोल रहे हैं। और फ्रेंड, शोध कार्य के संपादन में मित्र शब्द का उपयोग नहीं होता है। ठीक है, तो जो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए रिसर्चर। तो बच्चों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट भी करें। ये मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के रूरल सोशियोलॉजी और एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी के 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, जिससे आपको आगे आने वाले पेपर में काफ़ी मदद मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मैं एक बार फिर कहना चाहूँगी, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। थैंक यू।